Hey everyone, before we start, if this lecture helps you even a little, please hit the like button and subscribe to the channel. It means a lot and keeps me motivated to bring you more free high quality content. Also, don't forget to join our Telegram channel using the QR code on your screen or the link in the description. That's where you will get all the lecture slides, notes, PDFs, practice questions, and every study resources related to this course. Now, without wasting any more time, let's dive into today's topic. So आज का लेक्चर है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ लाइक द बुलियन एक्सप्रेशंस फॉर्म. तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. अगर आपको एसओपी फॉर्म समझनी है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाके आप समझ सकते हैं. आज हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. सो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म बेसिकली है क्या चीज़. सबसे पहले हम उसकी एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म is a standard way of writing the Boolean expressions using the and or not logical operations to design लॉजिकल सर्किट्स. सो डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है. मतलब अगर आप एसओपी फॉर्म समझ के आ रहे हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि दोनों की डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. मेन फर्क अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट ऑफ सम और एसओपी में क्या फ़र्क होता है. सो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है क्या. प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म एक बेसिक एक वे है जिससे हम अपने बूलियन एक्सप्रेशंस को लिखते हैं. सो बूलियन एक्सप्रेशंस किसके फॉर्मेट में, एंड और नॉट की फॉर्मेट में. मतलब जिसमें हमारे 3 गेट्स का यूज़ करके हम लिखते हैं एंड और नॉट, जो कि हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं. और पर्पस क्या होता है हमारा मेन, जो एसओपी और पीओएस फॉर्म्स है उनका पर्पस ये होता है कि टू डिज़ाइन द लॉजिकल सर्किट्स. हम लॉजिकल सर्किट्स डिज़ाइन कर पाएँ. अब लॉजिकल सर्किट का पर्पस क्या है, लॉजिकल सर्किट का मतलब क्या है. इधर हमें ये पता है कि लेट्स सपोज कि आपको मैंने एक ट्रूथ टेबल दी. अब आपको ट्रूथ टेबल का आइडिया हो चुका है क्योंकि ट्रूथ टेबल हम ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, पहले वाले लेक्चर्स में. ओके, सो ट्रूथ टेबल का मतलब क्या हो गया कि मान के चलो मैंने आपको एक ट्रूथ टेबल दी 0 0 0 1 1 0 1 1, और ट्रूथ टेबल में मैंने एक आउटपुट क्या दे दिया, लेट्स सपोज 0 0 0 1. ओके, अब आपको ये बेसिक आइडिया पता है इसका कि ये ट्रूथ टेबल कहीं ना कहीं देखी जाने पहचानी सी है. अब जाने पहचाने का क्या मतलब है कि 0 0 आ रहा है तो 0 0 आ रहा है तो 0, अगर एक भी 0 आ रहा है तो भी 0, और एक भी 0 नहीं आ रहा है तो 1 है. मतलब ये तो एंड ऑपरेशन है. ओके, सो दिस इज एंड ऑपरेशन. और अगर इसका लॉजिकल सर्किट बनाना हुआ तो मैं लॉजिकल सर्किट कैसे बनाऊंगा इसका. एंड गेट बनाया सिंपली, राइट साइड पे आउटपुट और लेफ्ट साइड पे हमारा इनपुट ए एंड बी. ओके, सो दिस इज आवर लाइक द एंड ऑपरेशन ऑफ ए एंड बी. ओके, एंड ऑपरेशन को इसकी नोटेशन कैसे लिखेंगे हम, एफ इक्वल टू ए डॉट बी. ओके जी, ये भी आगे क्लियर. अब हमने इसका तो बना लिया कि ओके ये हमारा क्या है, एंड ऑपरेशन है. बट अगर मैं आपको यहाँ पे इनपुट दूँ जैसे ए बी सी और यहाँ पे इनपुट दे दिया एफ 0 0 0, इसके मैंने अब टोटल वेरिएबल्स कितने यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं या फिर बिट्स कितने हैं हमारे यहाँ पे 3. तो कॉम्बिनेशंस कितने बने हमारे यहाँ पे, दैट इज 2 की पावर 3 इज 8. तो हम 8 कॉम्बिनेशन में आएंगे. 0 0 0 इज 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1. ओके, और मैंने यहाँ पे ओके दिस इज माय केस. ओके, अब मैंने आपको ये ट्रूथ टेबल दे दी, तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन लग रहा है. क्या ये एंड है, क्या ये नोट है, क्या ये एंड है, क्या ये और है, या नोट है, नैंड है, नोर है, एक्सोर है, एक्सनोर है, या किसी का कॉम्बिनेशन है. बट अभी आप देख के इसको बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये एंड है, और नॉट है, नैंड है, नॉन एक्सोर, नोर. आप ये कुछ भी बता सकते हो, ना ये तीनों में से, ना इन सब में से ये कोई सा है. ओके, तो बेसिकली है क्या चीज़. तो अब आप किसी फ्रेंड को अपना एक्सप्लेन करना चाहोगे कि भाई आपको ये ट्रूथ टेबल बनानी है, इसका लॉजिकल सर्किट बनाना है, तो आप उसको लाइक अगर एग्जाम में चीटिंग भी करते हैं आप, ओके, एंड उसमें आप बताते हैं इसमें कि एफ की वैल्यू भाई ऐसे ऐसे फटाफट लिख दे 0 1 0 1 0 0 0 1, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा एक मैसेज, इस मैसेज को पास करना 0 1 0 1 0 1 के फॉर्मेट में. तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का. ओके, अब उसमें क्या है कि हम इसको इस पूरी ट्रूथ टेबल को एक बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे. एंड बूलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट का होगा, जैसे हमने इधर ए डॉट बी लिखा वैसे ही हम इस पूरी ट्रूथ टेबल को इस फॉर्मेट में एक इंग्लिश लाइन में ले आएंगे. तो जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये ए और बी के बीच में डॉट लगा हुआ है, फिर प्लस लग के हमारा कुछ और लगा हुआ है, कुछ एक्सोर ऑपरेशन लगा हुआ है. तो ऐसे ऐसे कुछ हमारा बूलियन एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा.
तो बेसिकली हमें यही करना है। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म अब बेसिकली है क्या? अब हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स टू डिज़ाइन लॉजिकल सर्किट्स। हमारे पास लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन करने के हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। ओके, पहला स्टेप, अगर आपने एसओपी फॉर्म पढ़ी है तो उसमें भी सेम यही स्टेप्स होते हैं जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास ट्रूथ टेबल होगी, ठीक है, जो भी हमें ट्रूथ टेबल दे रखी है कि किस कॉम्बिनेशन के लिए क्या वैल्यू है, वो हमारे पास टेबल होगी। सेकंड, हम उसका बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है, उस ट्रूथ टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन में। ओके, एंड देन उसके बाद हम उसका लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब पीओएस काम कहाँ आती है? पीओएस काम आती है इस ट्रूथ टेबल से लेकर इस बूलियन एक्सप्रेशन में ले आने के लिए। तो बीच में जो स्टेप आता है दैट इज पीओएस। यहाँ पे 2 फॉर्म्स आती है, एसओपी या फिर पीओएस। एसओपी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो आज हम पीओएस कवर करेंगे। ओके, अब पीओएस में पीओएस का क्या मतलब है? पीओएस, सो पी स्टैंड्स फॉर योर प्रोडक्ट, O stands for of and S stands for sum, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब वर्ड से बड़ा क्लियर हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म का मतलब क्या है कि किन्हीं चीज़ों का हमने सम किया होगा। अच्छा, अब बुलियन अलजेब्रा में ये जो हम कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट, इसमें सम का क्या मतलब होता है? सम का मतलब होता है हमारा और ऑपरेशन। ओके, सम का क्या मतलब होता है हमारा? और ऑपरेशन। और प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? एंड ऑपरेशन। अगर किसी चीज़ का आपको प्रोडक्ट करना है तो आप बेसिकली ए डॉट बी कर रहे हो ना, और अगर किसी चीज़ का सम करना है तो आप ए प्लस बी कर रहे हो। और ए प्लस क्या होता है? दिस इज योर सम। और ये डॉट क्या होता है? दिस इज योर एंड। ओके, सो प्रोडक्ट यानी एंड, और सम यानी और यानी सम। ओके, सो और एंड ऑपरेशन को डिनोट कैसे करते हैं? एंड को करते हैं हम डॉट से और सम को करते हैं हम प्लस से। यानी हम किसी चीज़ का मतलब किसी ऐसी कोई चीज़ है प्लस करके, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसमें आपको कई चीज़ों का प्लस हो रहा होगा। ओके, उन सारी चीज़ों का प्लस करके हम किन्हीं अलग चीज़ों के साथ उसका क्या कर रहे हैं? डॉट कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब हो गया? दिस इज़ योर सम, मतलब हम किसी चीज़ का सम कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसका क्या कर रहे हैं? हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। मतलब ऐसी कुछ फॉर्मेट दिखेगा। यहाँ पे कुछ आपके वेरिएबल्स होंगे, इधर आपके कुछ वेरिएबल्स होंगे। ओके, और ये आपका फिर बूलियन एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ सम आपको ऐसे कुछ फॉर्मेट में दिखेगी। अब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है क्या चीज़ प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की? सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज और टर्म्स या फिर जिसको आप सम भी कह सकते हो। और टर्म्स का मतलब क्या है? कि वो वाली टर्म जिसके अंदर और ऑपरेशन लगा हुआ है, वो वाली टर्म्स जिनके अंदर और ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है, वो वाली टर्म्स आर प्रोडक्ट टुगेदर, आपस में प्रोडक्ट हुई है, मल्टीप्लाई हुई है, प्रोडक्ट टुगेदर यूजिंग व्हाट ऑपरेशन? टुगेदर यूजिंग एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन, और एंड ऑपरेशन का क्या मतलब हो गया? यूर प्रोडक्ट ओनली। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम का क्या मतलब है। ओके, सो ये अभी हमने कर लिया। अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मतलब जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म किसी ट्रूथ टेबल से डिराइव करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सो व्हाट आर दोज रूल्स? एक एक करके चेक करते हैं। अभी रूल्स याद करना ईजी हो जाएगा अगर आप एसओपी समझ के आए हैं, क्योंकि अगर एसओपी समझ के आए हैं तो उसके जस्ट रिवर्स है, अपोजिटली रिवर्स है पूरा। ओके, सो आपको याद करना ईजी हो जाएगा। आउटपुट शुड बी लो, या फिर कहने का मतलब क्या है? जीरो। अब एसओपी में क्या होता है? एसओपी में हम ट्रूथ टेबल में वो वाली वैल्यूज लेते थे। हम यहाँ पे एसओपी में हम वो वाली टेबल लेते थे जहाँ पे हमारा यहाँ पे 1 हो। ओके, जहाँ हमारा 1 हो हम ये वाली टर्म्स लेते थे फिर उस केस में, ठीक है। बट अब इसमें उल्टा क्या है? पीओएस में हम ये वाली टर्म लेंगे जहाँ हमारा 0 हो। ओके, तो हम ये वाली टर्म्स लेंगे सारी। ये वाली टर्म्स हमारी इंपॉर्टेंट है, बाकी वाली जो टर्म्स है हमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ जहाँ हमारा 1 लिखा हुआ है। बाकी टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो हम कंसिडर करेंगे। सो आउटपुट शुड बी लो का मतलब ये है। सेकंड इज कि नॉर्मल वेरिएबल कौन सा होता है अभी इस केस में? नॉर्मल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं हुज वैल्यू इज लो। लो का मतलब क्या है? कि 0। एंड कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स कौन से हो गए? कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स हुज वैल्यू इज हाई। और हाई का क्या मतलब हो गया? 1। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 3 इनपुट दे रखे हैं ए बी सी, और तीनों की कुछ ऐसी वैल्यूज दे रखी है, लेट्स सपोज 0 1 0, तो अब एसओपी फॉर्मेट में क्या होता था? एसओपी में हम इसको कैसे लिखते थे? एसओपी में हम इसको लिखते थे ए बार, क्योंकि वहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल वो होता था जिसकी वैल्यू लो हो।
हमारा बी और सी का सी बार। अब पीओएस में इसका उल्टा है, अगर ए जो है अगर वो 0 है तो मतलब वो नॉर्मल वेरिएबल है, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हाई है, दैट इज़ 1 है, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल बन जाएगा। ओके, सो ये फ़र्क है। सो अगर आपके पास ए बी सी आपको किस फॉर्मेट में 1 1 1 इसके फॉर्मेट में दे रखा है, तो उसको पीओएस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? पीओएस फॉर्म में वो हो जाएगा हमारे लिए ए बार बी बार सी बार। ओके, और अगर किसी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू 0 0 0 है तो वो पीओएस फॉर्मेट में हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज़ ए बी सी। तो मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या आ गया कि अगर आपको कहीं भी 0 दिखेगा तो उसका मतलब क्या है? वो लो है वैल्यू, और लो के लिए हमारा क्या हो गया यहाँ पे? दैट इज़ नॉर्मल वेरिएबल, जैसे कि हमारा ए हो गया। और अगर 1 है तो 1 के लिए क्या हो गया? वो हाई हो गया, हाई के लिए वो यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड हो गया। ओके, और कॉम्प्लीमेंटेड के केस में क्या हो गया? वो ए बार। ओके, सो ये चीज़ याद रखने वाली है कि नॉर्मल वेरिएबल का क्या मतलब है कि अगर वैल्यू लो हो, और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का क्या मतलब है अगर वैल्यू हाई हो। नाउ द थर्ड पॉइंट ये है कि ऑल टर्म्स आर प्रोडक्ट टुगेदर, मतलब सारी टर्म्स का प्रोडक्ट होता है किसके थ्रू? टुगेदर यूजिंग द एंड ऑपरेशन। और लास्ट पॉइंट क्या है कि ऑल वेरिएबल्स इन ईच टर्म is added together using sum operation. नाउ अब आगे हम क्या करेंगे? ये जो हमारे बेसिक से रूल थे जो अभी तक आपको क्लियर हो गए होंगे, अब हम क्या करते हैं, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, जो ट्रूथ टेबल बनाई थी, अब हम इसका एक काम करते हैं, हम इसी की पीओएस फॉर्म निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी पीओएस फॉर्म निकलेगी क्या? तो लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट। ओके, नाउ अब हमने करना क्या था, हमें कौन सी टर्म्स इसमें चूज़ करनी है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस हर एक मतलब कॉम्बिनेशन को क्या नंबर दे देंगे? 0 से नंबरिंग दे देंगे, शुरू कर देंगे। एंड रीज़न बीइंग इज कि मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, n है, तो कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं? दैट इज 2 की पावर n। मतलब इस वाले केस में हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? इस वाले केस में हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं? 3। तो कॉम्बिनेशंस कितने बने? 2 की पावर 3 दैट इज 8। और नंबरिंग इस केस में क्या होती है? 0 से लेकर 2 की पावर n-1, मतलब 0 इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक होगी? मतलब अगर मैं हर एक कॉम्बिनेशन को एक नंबर देना चाहूँ, डेसिमल नंबर, तो किस फॉर्मेट में 0 से लेकर कहाँ तक दूंगा? दैट इज़ 8-1, यानी 0 से लेकर 7 तक। सो इस नंबर को मैंने दिया 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन थे हर एक कॉम्बिनेशन में एक नंबर दे दिया। अब एसओपी में क्या होता था? एसओपी में हम स्मॉल m वैल्यू देते थे। ओके, या फिर चलो मैं बाद में बताता हूँ। अब इसमें से हमें कॉम्बिनेशन कौन से चूज़ करने हैं? कॉम्बिनेशन चूज़ वो करने हैं जिनकी वैल्यू क्या हो? लो हो। अभी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था हमने, आउटपुट शुड बी लो, यानी हमें वो कॉम्बिनेशंस कंसिडर करने हैं जिनकी आउटपुट की वैल्यू लो हो, यानी 0 हो। तो यहाँ पे हमारी लो वैल्यू किस किस की है? सबसे पहले हमारी वैल्यू लो है द फर्स्ट, 0th, सेकेंड, 4 5 एंड 6। ये वाले कॉम्बिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई सा कॉम्बिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस केस के लिए मेरे को इनको नंबर्स लिखना है। तो अब इसमें जो जो टर्म्स हम कंसिडर करते हैं, जैसे हमने पहला कॉम्बिनेशन हमने कंसिडर किया, फिर हमने नंबर सेकंड का किया, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, हमने ये कॉम्बिनेशन कंसिडर करे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं, दिस कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड एज मैक्स टर्म्स। एसओपी में हम इनको बोलते थे मिन टर्म्स। यहाँ पे हम किस में बोलते हैं इसको? मैक्स टर्म्स। और मैक्स टर्म्स को डिनोट किससे करते हैं? पाई, या फिर नॉट पाई, लेट इट मी कैपिटल M। हम वहाँ पे मिन टर्म्स को किससे डिनोट करते थे? स्मॉल m से, और मैक्स टर्म्स को कैपिटल M से। तो ये वाली जितनी भी टर्म्स है हमारी जो हमें कंसिडर करनी है, दिस ऑल कॉम्बिनेशन जो होते हैं इनको हम बोलते हैं मैक्स टर्म्स। ओके, अब इनको मैक्स टर्म बोलते हैं, तो ये मैक्स टर्म हमारी 0 होगी, दिस इज मैक्स टर्म 1, मैक्स टर्म 2, मैक्स टर्म 3, मैक्स टर्म 4, और ऐसे ही हमारी 5 6 7। ओके, सो ऑल दीज आवर मैक्सिम्स, बट इसमें से हम कौन सी कंसिडर कर रहे हैं? सिर्फ M0, M2, M4, M5, M6। ओके, मैक्सिमम की यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे हमने मिन टर्म्स की देखी थी वैसे ही मैक्सिम्स की डेफिनेशन होती है। ओके, सो मैक्सिम्स की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम आर स्टैंडर्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स used to represent
used to represent the logical expression and truth table। मतलब मैक्सिमम्स की हेल्प से हम अपनी ट्रूथ टेबल को और लॉजिकल एक्सप्रेशन को एक नंबर, एक छोटे से डेसिमल नंबर्स की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब 1 2, अब जैसे यहाँ पे हमारी कौन सी यूज़ हो रही है, 0 2 4 5 6, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस कैपिटल एफ को, इस कैपिटल एफ को मैं लिख सकता हूँ, या फिर लेट मी बोल्ड इट, कैपिटल एफ को मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैक्सिमम्स क्या है, जो हम प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम यानी पहले हम किन्हीं सम वाली टर्म्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट यानी पाई। तो हम यहाँ पे सिंबल क्या लिखेंगे, पाई। जो एसओपी में हम समेशन का यूज़ करते थे, एसओपी में हम क्या लिखते थे, हम समेशन लिखते थे। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पाई। एसओपी में हम यहाँ पे स्मॉल एम यूज़ करते थे, जो कि हमारा मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे हम पाई कैपिटल एम लिखेंगे, जो हमारा मैक्सिमम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ कौन सी टर्म का प्रोडक्ट करना है मेरे को, दैट इज़ 0 2 4 5 6। तो मेरे को 0 2 4 5 6 वाली, तो मेरे को इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से समझिए इसको, मेरे को इन वाली मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट करना है। ओके, समझ में आ गया। तो मतलब इस पूरी ट्रूथ टेबल को मैंने इस छोटे से एक लाइक रिलेशनशिप में एक्सप्लेन कर दिया कि 0 2 4 5 6 वाले नंबर्स की जो मैक्स टर्म्स है उनका प्रोडक्ट करना है। ओके, अब सो मैक्स टर्म्स की मिन टर्म्स की डेफिनेशन से अलग कैसे हैं। अ मैक्स टर्म इज अ सम टर्म दैट इक्वल्स 0। अभी मैंने बताया था कि जो हमारी जितनी भी कॉम्बिनेशन है, जितनी भी हमारी टर्म्स बनती है, वो सारी पहले प्लस होती है। फिर जब सारी टर्म्स प्लस हो जाती है, देन उसके बाद वो सारी टर्म्स को एक साथ जोड़ा जाता है यूजिंग वॉट, यूजिंग द डॉट ऑपरेशन यानी एंड ऑपरेशन। तो मैक्स टर्म क्या होती है, मैक्स टर्म एक सम टर्म होती है जिसकी वैल्यू 0 होती है, जो हम यहाँ पे कर भी रहे हैं। यानी एक सम टर्म है, अगर मैं इसको कंसिडर करूँगा तो मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा सबके बीच में, फिर जब ये साइड ऐड हो जाएंगे मेरे पास, तो मैं इनके बीच में डॉट लगा दूंगा, तो मेरे पास वहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। सो मैक्स टर्म क्या है, एक सम टर्म है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो, यानी जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो, जो यहाँ पे लिखी हुई है 0। ओके, सो जो मैंने ऊपर पहले ही रूल्स में जो पहला पॉइंट लिखा था, दैट इज आउटपुट शुड बी लो, या फिर मैं इसके संग ये भी लिख सकता हूँ कि मैक्स टर्म शुड बी लो, मैक्स टर्म 0 होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो हमें वो वाले कॉम्बिनेशन को कंसिडर करना है। तो अब 0 2 4 5 6 मैंने इस पूरी ट्रूथ टेबल को इस फॉर्मेट में लिख दिया। ओके, अब इस ट्रूथ टेबल को मैं एक्सपैंड करूँगा इन फॉर्मेट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। ओके, तो 0 वाली जो टर्म है, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे मेरे को पहले कौन सी टर्म कंसिडर करनी है, दैट इज 0। तो इस 0 वाली पे जाएंगे हम, 0 पे जाके हमने ये टर्म देखी, दैट इज यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0। तो अपनी जो हमने ऊपर रूल्स प्रैक्टिस करे थे यहाँ पे कि इसके लिए हमारा POS क्या बनेगा, इसके लिए हमारा POS क्या बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, वैसे ही हमें अब इसके लिए करना है। ठीक है, कि मैंने 0 देखना है, मेरे को 0th टर्म देखनी है। 0 टर्म के लिए मेरे को एक्सप्रेशन क्या है, 0 0 0 है, और हम POS पढ़ रहे हैं, तो POS में हम क्या करते हैं, हम पहले सम ऑपरेशन लगाते हैं। तो 0 + 0 + 0 मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यानी इसको मैं कैसे लिखूंगा, A + B + C, ये मेरी एक मैक्सिमम बनी। सेकंड टर्म क्या है हमारी, 0 1 0, तो इसके लिए क्या बनेगा हमारा, A + B बार + C, दिस इज सेकंड टर्म। थर्ड क्या बनी, 1 0 0, यानी A बार + B + C, जहाँ जहाँ 1 आ रही है मैं उस वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल की तरह कंसिडर कर रहा हूँ। फिफ्थ क्या है हमारी, 1 0 1, यानी A बार + B + C बार, एंड लास्ट टर्म क्या है हमारी, 1 1 0, यानी A बार + B बार + C। ओके, अब ये सारी मेरे पास मैक्स टर्म्स आ गई, सारी की सारी सम फॉर्म में है, ये भी सम फॉर्म में हमारी। अब मेरे को क्या करना है, अब बस इन सारी टर्म्स का मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट 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 एंड प्रोडक्ट, अब यहाँ से क्या बन गया, ये सारी हमने सबका क्या कर दिया, प्रोडक्ट। तो ये क्या बन गया सारा हमारा प्रोडक्ट। तो अब दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ किसका, सम का प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब जो हमारे पास ये बूलियन एक्सप्रेशन आया है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसका लॉजिकल सर्किट बनाएंगे। मेन एजेंडा क्या था हमारा, लॉजिकल सर्किट बनाना। तो ये यहाँ पे क्या स्टेप 2 खत्म हो चुका है कि बूलियन एक्सप्रेशन हमें जो निकालना था वो बूलियन एक्सप्रेशन हमारा आ चुका है। अब हमें इसका क्या बनाना है, सिर्फ लॉजिकल सर्किट। तो लॉजिकल 17 गेट्स हमारे इसमें यूज हुआ है। ओके, गेट्स यूज्ड इज 17। ओके, वैसे हमारे ये जो होते हैं, दीज आर ऑल 2 इनपुट्स गेट।
मतलब ये 2 इनपुट लेंगे, बट कुछ कुछ आते हैं जो 3 इनपुट्स भी लेते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे केस ना बना के जहाँ पे हम 2 लॉजिकल गेट्स यूज़ करें, हम एक लॉजिकल गेट में ही तीनों के तीनों एक्सप्रेशन दिखा देंगे। ओके, मतलब तीनों इनपुट्स एक में ही आ रहे हैं तो एक ही गेट यूज़ होएगा और वो डायरेक्टली यहाँ से भी कनेक्शन में चला जाएगा और यहाँ से आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे ये हमारे जो पांचों आ रहे हैं, पांचों को ऐसे अलग अलग दिखाने की बजाय हम पूरा एक बड़ा हमारा एंड गेट यूज़ कर सकते थे जिससे हमारा आउटपुट आ जाता। ठीक है, बट वो इनपुट के बेसिस पे कि एक गेट जो है वो कितने इनपुट लेते हैं। ये हमारा 5 इनपुट लेने लग रहा है, ये हमारे 2 इनपुट्स लेते हैं। बट हम 2 इनपुट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे 2 इनपुट्स गेट कितने यूज़ हुए, 17। अब हम इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि हमारे पास गेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और रिडंडेंट है ये गेट्स, मतलब इनकी इतनी यूज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको हम रिड्यूस करके कि ना किसी सिंपल फॉर्मेट में तो ला सकेंगे ना, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्मेट को। ओके, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ एक बार दोबारा। दैट इज एक्सप्रेशन इज एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस क्या होगी? सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस वही होगी जो अभी तक हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ते आए हैं। ओके, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिविटी, डी मॉर्गन्स लॉ, हम वही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो अब हम इसको ओके, अब एक चीज़ और कि जो हमारा ये आया है बूलियन एक्सप्रेशन, इस बूलियन एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म। एक चीज़ तो ध्यान दीजिए, जो आपने लॉजिकल सर्किट बनाया है अभी, ये लॉजिकल सर्किट गलत नहीं है, लॉजिकल सर्किट सही है, बट इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, महंगा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें गेट्स ज़्यादा यूज़ हुए। तो जो बुलियन एक्सप्रेशन का यूज़ करके हमने लॉजिकल सर्किट बनाया है, अगर हम उसी को सिंप्लीफाई कर सके, अगर हम उसको रिड्यूस कर सके तो हमारी कॉस्टिंग भी बच जाएगी। तो इसलिए हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म, यानी वो फॉर्म दैट इज डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम द ट्रूथ टेबल। मतलब ये सीधा हमने ट्रूथ टेबल से डिराइव करी थी ना, तो इसको हमने बोला कैनोनिकल फॉर्म। ओके, ट्रूथ टेबल एंड ईच टर्म एंड ईच मैक्स टर्म लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे ईच मैक्स टर्म कंटेन्स ऑल द वेरिएबल्स। मतलब जितनी भी हमारी मैक्स टर्म्स है, इसमें सारी मैक्स टर्म में हर एक टाइप का वेरिएबल होगा, इधर इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, या तो वो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होगा। ओके, मतलब जिसके ऊपर बार लगाओ कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होगा, या फिर वो नॉर्मल फॉर्म में होगा, बट होगा ज़रूर, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म हम उसे बोलते हैं जहाँ पे हमारे सारे हर एक टर्म में हमारे हर एक वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम इस स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म को हम किस में करेंगे, मिनिमल फॉर्म में। तो हम पहले इसको रिड्यूस करना ट्राई शुरू करते हैं। सो यहाँ पे पहले हम पहले 2 टर्म्स को लेंगे और समझेंगे क्या है। अब यहाँ से अगर मैं ए को कॉमन लेता हूँ, ए प्लस सी को कॉमन लिया मैंने, तो बचा क्या, बी डॉट बी बार। ओके, दिस इज जब मैंने पहले 2 टर्म्स को कॉमन लिया, ए प्लस सी, और ए प्लस सी को दोनों से मैंने कॉमन ले लिया, ए प्लस सी को, तो बन गया मेरे पास ये टर्म, और बाकी के एज इट इज उसको मैंने सेम रहने दिया। सो दिस इज सेम। अब क्या किया, बी डॉट बी बार किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। तो यहाँ से ए प्लस सी प्लस 0 आ गया, और ए प्लस सी प्लस 0 किसके इक्वल हो गया, अगेन ए प्लस सी के सिर्फ, क्योंकि और ऑपरेशन को 0 से फर्क पड़ता ही नहीं। सो ए बार प्लस बी प्लस सी, बाकी की टर्म्स को मैंने एज इट इज आने दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बीच की 2 टर्म्स ली, और जो मैंने पहले किया था वही सेम मैंने किया कि मैंने यहाँ से ए बार प्लस बी को कॉमन लिया, प्लस सी सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी। ओके, यहाँ से क्या आ गया, ये ए प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस 0। ओके, अगेन प्लस 0 किसके फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली इसको, ए बार प्लस बी, यहाँ से ए बार प्लस बी बार प्लस सी। अब मैं बाकी की 2 टर्म्स में क्या करूँगा, बाकी की 2 टर्म्स में से मैंने क्या लिया, ए बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बच गया मेरे पास, ए बार प्लस बी डॉट बी बार प्लस सी। ओके, सो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बच गया पूरा। अब मैंने यहाँ से क्या किया, अब मैं इस ए को मतलब हर एक टर्म के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो यहाँ से ए बार आ जाएगा, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, दैट इज ए बी बी बार
एंड यहाँ से ये क्या आ जाएगा, दैट इज ए बी सी, अगेन दिस वुड बी ए बार सी, सी बी बी बार एंड सी बी सी। सो यहाँ से ए बार किसके इक्वल आ गया, अगेन 0 के इक्वल, ए बी बी बार किसके इक्वल आ गया, एंड बी बी बार किसके इक्वल हो गया, दैट इज 0 के इक्वल, और ए डॉट 0 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। ए बी सी एज इट इज़, ए बार सी एज इट इज़, सी बी बार अगेन 0 के इक्वल, और ये किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। ओके, अब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से अगर मैं बी को कॉमन लूँ तो बचेगा क्या, 1 प्लस ए सी। 1 प्लस ए सी का क्या मतलब हो गया, 1, क्योंकि और ऑपरेशन में अगर 1 आ जाता है एक बार भी तो वो 1 ही देता है। ओके, तो 1, तो यहाँ से क्या आ गया, बी प्लस ए बार सी। So sorry, I did a mistake here. Here c dot c is c, not 1. Okay, c dot c is c. तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इज बी सी। सो यहाँ से इसको पूरा रब करते हैं एक बार। सो यहाँ से मैंने यहाँ से बी सी कॉमन लिया। सो बी सी कॉमन लेने के बाद क्या बचा, a प्लस 1, और यहाँ पे a बार c। यहाँ से a प्लस 1 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल, तो बचा क्या, बी सी प्लस ए बार सी। अब यहाँ से c को कॉमन लिया तो क्या बचा, b प्लस ए बार। सो दिस इज़ आवर प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब यहाँ पे अब ये देखेंगे, अब अगर आप तो c और यहाँ पे क्या है, a बार प्लस b, तो ये दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। सो दिस इज़ अगेन इन द POS फॉर्म। ओके, ये हमेशा मैंडेटरी है, याद कर लीजिए, कभी गलती मत करना कि कभी भी आप अगर स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म को अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करते हुए भी वो लास्ट में भी POS में आए, मतलब POS से शुरू हो और POS पे ही खत्म हो। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे f को कैसे लिख सकता हूँ मैं, दैट इज़ a बार प्लस b, और साथ में क्या आ गया, c। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को इतने में से लिख दिया। अब अगर इसका हम डिज़ाइन बनाना चाहें, अगर इसका लॉजिकल सर्किट बनाते हैं तो a b c। अब इसमें देखिए मेरे को b बार और c बार की कोई ज़रूरत नहीं है पूरे एक्सप्रेशन में, तो मैं सिर्फ a को लूँगा और a के a बार को लूँगा, फिर b को लिया और c को लिया। मैं b बार और c बार नहीं बनाऊँगा, मैं अपने 2 लॉजिक गेट्स बचा लूँगा इससे। तो a बार प्लस b को a बार और b को लिया और इसका क्या बना दिया, और ओके, इसका और बनाया, तो ये क्या बन गया मेरे पास अभी तक, a बार प्लस b। अब मेरे को इसको c के साथ क्या करना है, एंड गेट। तो यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, एंड गेट, एंड यहाँ पे मेरा क्या आ गया, a बार प्लस b और साथ में c। को टोटल गेट्स कितने यूज़ हुए इसमें, सिर्फ। ओके, सो इससे हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम। सो दिस वाज ऑल अबाउट POS फॉर्म। सो इससे ऊपर POS से एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर आप POS इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको POS और SOP बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा, और ये आपको आना चाहिए, क्योंकि SOP बूलियन अलजेब्रा इज़ वन ऑफ द मेथड टू सिंप्लीफाई योर बूलियन एक्सप्रेशंस, बट POS and SOP is again the yet important method to simplify your Boolean expressions, and also these two forms are always used to like create the Boolean expressions. Without Boolean expression you won't be able to design the logical circuits for the topics, because आने वाले topics जो होंगे वो थोड़े और difficult होंगे, जैसे 2-bit adder और 2-bit comparator, parity generator, even parity generator, ओके, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर्स, तो उन सब के लॉजिकल सर्किट्स डिज़ाइन करने आने चाहिए। और डिज़ाइन तभी हो पाएंगे जब आप बूलियन एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। तो बूलियन एक्सप्रेशन तभी लिख पाएंगे जब आपको SOP और POS टर्म्स अच्छे से पता हो। सो मैं आपको कहूँगा कि आप ये दोनों टॉपिक अच्छे से रिवीजन करें ताकि आपसे इसमें गलती ना हो। सो थैंक यू वेरी मच, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।